नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों में 85 रुपये के करीब पहुंच गई है और रुपए का यह ढुलकता ढलान अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुपए के गिरने के बहुत से कारण होते हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमारा विषय आज कुछ और है। यूँ तो विश्व का हर देश चाहता है कि उसकी करेंसी अन्य देशों के मुकाबले मजबूत हो, लेकिन आपको पता है कि भारत में आर्थिक सुधार ही रुपए के अवमूल्यन से हुई थी। अब जिनको ना पता हो कि रुपए का मूल्यन क्या होता है, उसे बता दूं कि रुपए का मूल्यन का मतलब होता है कि जानबूझकर अपने देश की मुद्रा को अन्य देशों के मुद्रा के मुकाबले गिराना। जी बिल्कुल, रुपए का मूल्यन का मतलब यही होता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया गया था और इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन से तो नुकसान ही है, फायदा क्या है। लेकिन इसके पीछे आपको इस पूरी जानकारी को समझने से पहले और इस पूरी घटना को समझने से पहले आपको भारतीय मूल्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। भारत के आज़ादी के बाद कैसे मूल्य निर्धारण किया गया था और किस तरीके से मूल्य निर्धारण प्रणाली बनाई गई थी, उसे समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन विश्वास रखिए मज़ा बहुत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में मौद्रिक प्रणाली शुरू हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1835 में क्वाइनेज कानून से शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर तय करने के लिए पार वैल्यू प्रणाली का उपयोग करता था। इस प्रणाली में किसी देश की मुद्रा दर जो है वो किसी अन्य देश के करेंसी या सोने से तय की जाती थी। तो इसमें भारतीय रुपए की कीमत ब्रिटिश पाउंड पर आधारित थी, पाउंड की कीमत अमेरिकी डॉलर पे और अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने पे। वह गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था। रिजर्व बैंक के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक 1947 में करीब 4.15 ग्रेन सोना यानी लगभग 0.27 ग्राम सोना 1 रुपए के बराबर था। तब एक ब्रिटिश पाउंड में 13 रुपए आते थे। एक पाउंड करीब 2.73 अमेरिकी डॉलर का था, यानी $1 लगभग 4.76 रुपए का था। 1949 में रुपए का पहला तकनीकी अवमूल्यन हुआ। 1966 में पहला बड़ा नीतिगत अवमूल्यन जो इंदिरा गांधी ने किया था। इनके बाद रुपया सोना विनिमय दर क्रमशः 2.88 ग्रेस और 1.83 ग्रेस रह गई। इसके बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली का विरोध होने लग गया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और फ्रांस के टकराव के बाद 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली विदा हो गई। लेकिन इससे हुआ ये कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा तूफान आया। इससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 1971 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर खत्म हुआ, उससे पहले भी भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद भारतीय निर्यात ना के बराबर था। विदेशी मुद्रा के नाम पर सिर्फ विदेशी सहायता आती थी। इसके बाद 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। इसके कुछ सालों बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ। बेतहाशा खर्च हुआ और भारतीय राजकोषीय घाटा अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि किस स्तर पर गिर गया। अब भारत के सामने दो चुनौतियां थी कि राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा था, जिसे सुधार कर राजकोषीय मुद्रा में बढ़ोतरी करना लगभग असंभव लग रहा था। कुछ वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के बाद 1965 से 66 तक अकाल पड़ा। आप ये देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह का भूकंप लगातार आ रहा था। लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था गिरते जा रही थी। अकाल पड़ने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कुछ समय बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और उसके बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का मानना था कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन कर भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो 1966 में इंदिरा गांधी ने रुपए का 35.5% अवमूल्यन कर दिया। अर्थव्यवस्था इस बड़े भूकंप के लिए तैयार नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला नहीं। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर खत्म हो गया था। पूरी दुनिया में करेंसी को लेकर मारामारी थी। रुपए की कीमत ब्रिटिश पाउंड से तय होती थी। दुनिया भर की मुद्राओं में भारी उतार चढ़ाव हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रमुख मुद्राओं का एक समूह बनाया, जिसके आधार पर रुपए की कीमत तय की जाती थी। तय प्रणाली 1975 में लागू हुई। 1966 का अवमूल्यन इंदिरा गांधी की साख पर भारी पड़ा। इसके बाद आर्थिक नीतियों की दिशा पलट गई। लाइसेंस परमिट राज चालू हो गया। इसके बाद MRTP एक्ट बना। निजी बैंकों का जमा पैसा जनता तक पहुंचाने के वादे के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था और दिन ब दिन खराब होते गई।
और इसके बाद रुपए का अवमूल्यन ये शब्द ही भारतीय राजनीति में निषेध लिख दिया गया। इससे पूरे भारतीय राजनीति को ये समझ में आ गया कि रुपए के अवमूल्यन से भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो ये उसके बाद कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी ने 1991 तक कभी भी भारतीय रुपए का अवमूल्यन करने का सोचा भी नहीं। इसके बाद आया साल 1991, जब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और भुगतान संतुलन संकट पर था। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि भारत में आर्थिक सुधार बिना रुपए के अवमूल्यन के संभव नहीं है। जब तक रुपए के अवमूल्यन का नारियल नहीं फूटेगा तब तक भारत में आर्थिक सुधार नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस पूरी योजना की जानकारी पीवी नरसिम्हा राव को दी तो पहले तो काफ़ी निराश हुए। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए चुना था? क्योंकि वह 1966 के उस दौर को जानते थे जब इंदिरा गांधी ने 35.5% रुपए का अवमूल्यन किया था और यह निर्णय असफल रहा था और भारतीय अर्थव्यवस्था में भूचाल आ चुका था, क्योंकि उसके बाद से रुपए के अवमूल्यन का विषय भारतीय राजनीति में निषेध माना जाता था। आखिरकार काफ़ी तमाम बहसों और समझाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को रुपए के लगातार दो बार अवमूल्यन के लिए राजी कर लिया। पीवी नरसिम्हा राव इस फैसले को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन आर्थिक सुधारों को लेकर लिए जाने वाले निर्णय एकदम सीमित थे। उनके पास आर या पार की स्थिति थी और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके सामने था भी नहीं। वह इस रुपए के अवमूल्यन के निर्णय को लेकर सहमत हो गए। इसके बाद रुपए के अवमूल्यन की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले क्रमशः रुपए के अवमूल्यन की प्रक्रिया 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को होनी थी। रुपए का अवमूल्यन 7 से 9% किया जाना था। 1 जुलाई को रुपए का पहला अवमूल्यन ठीक ठाक हो गया, लेकिन इसके बाद अचानक पीवी नरसिम्हा राव के मन में एक डर पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को फ़ोन लगाया और अपने निवास बुलाकर दूसरा अवमूल्यन रोकने को कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लाख समझाने के बाद भी पीवी नरसिम्हा राव नहीं माने और उन्होंने किसी भी तरह से दूसरा अवमूल्यन तुरंत रोकने को कहा। ठीक 9:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई के गवर्नर को फ़ोन लगाया और कहा कि दूसरा अवमूल्यन रोक दीजिए। सामने से जवाब आया, सर अब ऐसा नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह ने पूछा कि क्यों? तो गवर्नर ने बताया कि रुपए का दूसरा और पहले से बड़ा अवमूल्यन सुबह 9 बजे ही हो गया है, जिसके कारण अब यह रुक नहीं सकता। ये खबर सुनने के बाद मनमोहन सिंह जी ने राहत की सांस ली और इसकी सूचना प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दे दी। भारतीय राजनीति में यह फैसला एकमात्र ऐसा फैसला था जो रुपए के अवमूल्यन को लेकर था, जो 72 घंटे में नीतिगत तरीके से लगातार 2 बार अवमूल्यन किया गया था। इस फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह फैसला मनमोहन सिंह का सही साबित हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आ गई और ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी। अजीब भरोसा था उस व्यक्ति को अपने हौसलों पर और अपने ज्ञान पर। हालांकि इस फैसले के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आंतरिक रूप से विद्रोह होने चालू हो गए। इस फैसले को लेकर विपक्ष और खुद उनके पार्टी के नेता उन्हें ताना मारने लग गए और उनका विरोध करने लगे। 1991 में रुपए के अवमूल्यन के बाद राज्यसभा में एक बहस हुई, जिसमें डॉक्टर सिंह का हस्तक्षेप ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा था कि मुद्रा विनिमय दर केवल एक मूल्य मात्र है, जिसका प्रतिस्पर्धात्मक होना जरूरी है। अंग्रेज भारत को प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बनाकर रखना चाहते थे, औद्योगिक उत्पादों का निर्यातक नहीं। इसलिए घरेलू मुद्रा को हमेशा ताकतवर रखने के संस्कार भर दिए गए। रुपए का संतुलित अवमूल्यन हमें प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है, तो वह राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाएगा? तो यह वह बयान था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में दिया था। तो आपके लिए पूरी खबर हमने बनाई थी। इस खबर के राइटर हैं विनीत तिवारी जी और कैमरे के पीछे हैं शेखर शिपका जी और मैं आपके सामने सिद्धार्थ शुक्ला, व्यम भारत।